इसमें बदलाव किया गया है। इसलिए अब मैं जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उसके बाद 29 जुलाई 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे देश को समर्पित किया गया, देश को लोकार्पित किया गया। और मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से है और संभवतः पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की पहल की है। और मैंने आपसे चर्चा की कि 2021-22 से मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में, सभी कॉलेजेस में स्नातक स्तर पर इसको लागू कर दिया गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहला है इसका 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। 4 वर्षीय स्नातक, अभी तक हम सामान्य तौर से ये देखते थे कि जो मेडिकल की जो शिक्षा है अथवा जो टेक्निकल की शिक्षा है उसी को हम 4 वर्षीय या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में जानते थे। लेकिन अब एनईपी 2020 आने के बाद सभी स्नातक कक्षाओं को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में विभाजित कर दिया गया है और इसे लागू कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर इसे लागू कर दिया गया है। दूसरा है चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात इसमें कही गई है। अभी तक सामान्य तौर से हम जब किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन करते थे, किसी विद्यार्थी को अंक देने की बात करते थे, सामान्य तौर से हम या तो उसे अंक प्रदान करते थे या उसे प्रतिशत में उसकी बात करते थे। अगर किसी की हमको डिवीजन निर्धारित करनी है तो प्रतिशत में हम बात करते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि अब हमें विद्यार्थी को क्रेडिट देना है। विद्यार्थी अब अंक अर्जित नहीं करेंगे बल्कि क्रेडिट्स अर्जित करेंगे। अब उन पर हम बात करेंगे कि वो कैसे अर्जित करेंगे और उसका फिर किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा। बहुविषयक शिक्षा एक इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक एनईपी का जो बहुत बड़ा जो इसका एक बिंदु है और मैं कहूंगा कि इस पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मैं इसको आत्मा भी कहना चाहूंगा, इसका केंद्रीय भाव कहना चाहूंगा, वो है बहु आगमन एवं निर्गमन अर्थात मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। इस पर मैं आप चर्चा करूंगा। फिर परिणाम आधारित शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, रिजल्ट बेस्ड करिकुलम की बात की गई है। हम सब लोग जानते हैं कि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम प्रायः ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, आउटकम आधारित शिक्षा की बात करते हैं, तो उस बात को इसमें बहुत प्रमुखता से लागू करने के लिए कहा गया है। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से युक्त समावेशी शिक्षा की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षा का समावेश, इसमें हर विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्किल डेवलपमेंट के रूप में एक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है प्रतिवर्ष। उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। योग्यता संवर्धन की बात की गई है, एबिलिटी इनहेंसमेंट की बात की गई है इसमें कि योग्यता कैसे बढ़ाई जाए विद्यार्थियों की। अकादमिक लचीलापन है, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और एनईपी 2020 में एक और जो प्रमुख बात की गई है वो विद्यार्थियों को कहा गया है कि वो ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा ले सकते हैं, अर्थात वो अपने अध्ययन का, अपने पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा, कुछ भाग ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं इसमें की गई हैं। अब इसकी अकादमिक संरचना की हम बात करेंगे तो अकादमिक संरचना के अंतर्गत इसमें विद्यार्थी किस रूप में विषयों का चयन करेंगे, कैसे चूज करते हैं। अभी तक हम किस तरह से विद्यार्थियों को उनके विषयों का आवंटन करते थे और अब इसमें क्या परिवर्तन आ गया है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है और इसमें सीसी को प्रमुखता दी गई है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को महत्व दिया गया है, जो कि सामान्य तौर से हमारे पारंपरिक पाठ्यक्रमों में प्रायः नहीं होता था। यद्यपि पीजी कक्षाओं में और टेक्निकल और मेडिकल की कक्षाओं में ये चलता था, लेकिन अब इसे
एनईपी में जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात मैंने की, वोकेशनल कोर्सेज हमारे इसमें रहेंगे पाठ्यक्रम में। योग्यता संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में एक आधार पाठ्यक्रम नाम का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी योग्यता का संवर्धन करना होगा, एबिलिटी इन्हांसमेंट इनको करना होगा। और एक और जो बात इसमें कही गई है कि एक प्रोजेक्ट वर्क प्रत्येक विद्यार्थी को करना अनिवार्य है अपने स्नातक पाठ्यक्रम के दौरान, अपने स्नातक कोर्स को पूर्ण करने के दौरान उनको परियोजना कार्य भी करना है। तो इसको किस तरह से लागू किया गया है और क्या क्या इनके अंतर्गत करना है, उन पर मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपके सामने कुछ मुद्दे, कुछ विषय रख देता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, 4 ईयर कोर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसके अंतर्गत आप सब जानते ही हैं कि स्नातक पाठ्यक्रम को 4 वर्षों में विभाजित कर दिया गया है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष। अब इसमें विद्यार्थी किसी भी संकाय का हो, चाहे वो वाणिज्य संकाय का हो, कला संकाय का हो अथवा विज्ञान संकाय का हो, प्रत्येक विद्यार्थी को 4 वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। लेकिन इसमें एक सुविधा विद्यार्थियों को दी गई है कि अगर वो चाहें तो 3 वर्ष में भी अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, कैसे होगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थी अभिरुचि रखते हैं, रुचि रखते हैं, जो जिनका इंटरेस्ट है इसमें कि उनको पीजी करना है, उच्चतर शिक्षा लेनी है या शोध करना है, रिसर्च करना है, उन्हीं को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने की बात कही गई है। इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। अब ये देखिए, इसमें दूसरा जो बिंदु है इसका ये है चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा, अभी तक जैसे मैंने आपसे चर्चा में कहा है कि अभी तक क्या होता था, सामान्य तौर से हम विद्यार्थियों को उनका जब भी मूल्यांकन करते थे, चाहे वो लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो मौखिक परीक्षा के माध्यम से हो, हम उन्हें अंकों के माध्यम से उनका मूल्यांकन करते थे और उन्हें अंक प्रदाय करते थे, अंक देते थे, प्रतिशत देते थे। लेकिन अब यहां विद्यार्थी को अंकों के स्थान पर क्रेडिट्स दिए जाएंगे और उनके पाठ्यक्रम का, जैसे अगर हम कोई पाठ्यक्रम 100 अंकों का है तो हम उसको 100 अंकों की बजाय अब ये बोलेंगे कि ये 6 क्रेडिट्स का पाठ्यक्रम है, 4 क्रेडिट्स का पाठ्यक्रम है, 2 क्रेडिट्स का पाठ्यक्रम है। तो अब हमने सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने बदल दी हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो एनईपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये दरअसल हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश है, आमूलचूल परिवर्तन की एक पहल है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी कल्पना में नहीं थे, जो हमारी सोच में नहीं थे, जो हमारे प्रचलन में नहीं थे, जो हमारे व्यवहार में नहीं थे, वो चीजें भी इसमें शामिल की गई हैं। तो एक तो इसमें एक क्रेडिट सिस्टम कर दिया गया है कि विद्यार्थी को एक मेजर विषय लेना होगा, एक माइनर विषय लेना होगा, एक उसको इलेक्टिव विषय लेना होगा, उसको एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का एक विषय लेना होगा और उसको एक प्रोजेक्ट करना होगा। ये पाठ्यक्रम उसको एक साथ पूर्ण करने होंगे। यानी प्रथम वर्ष में अगर विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है तो उसको इस तरह से पाठ्यक्रम अपने पूर्ण करने हैं। उसका मेजर विषय रहेगा, उस मेजर विषय का चयन कैसे करेगा उस पर मैं बताऊंगा, आपको बताता हूं। फिर एक माइनर रहेगा, एक इलेक्टिव विषय रहेगा, एक स्किल डेवलपमेंट का रहेगा यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम रहेगा, एक आधार पाठ्यक्रम एबिलिटी इनहेंसमेंट का एक पाठ्यक्रम रहेगा, और एक फील्ड प्रोजेक्ट उसको करना है। चाहे वो फील्ड प्रोजेक्ट करे, चाहे वो इंटर्नशिप करे, चाहे अप्रेंटिसशिप करे, चाहे कम्युनिटी इंगेजमेंट या सर्विसेज में कहीं कुछ कार्य करे, तो इस तरह से उसको इनमें से किसी एक में से कोई भी एक उसको लेना होगा अनिवार्य रूप से। इस तरह से उसका पाठ्यक्रम आगे बढ़ेगा। अब ये है दूसरा, बहु विषयक शिक्षा। इसके अंदर देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इसमें है। इसके अंतर्गत ये बहुत बड़ा एक जो इसमें बिंदु है, ये बहुत बड़ी बात जो इसमें कही गई है, वो अब जो हमारे संकायों के बीच, हमारे विषयों के बीच जो एक विभाजक रेखा थी, जो सीमा रेखा हुआ करती थी कि ये विज्ञान का विद्यार्थी है,
ये वाणिज्य का विद्यार्थी है, ये कला का विद्यार्थी है, उस सीमा रेखा को इस एनईपी ने समाप्त कर दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बिंदु इसके अंतर्गत है कि अब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रहेगी, जो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, वो मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा। यदि अर्थात अगर कोई विद्यार्थी विज्ञान संकाय में पढ़ना चाहता है तो वो मेजर और माइनर विषय विज्ञान का ले सकता है, लेकिन अपना इलेक्टिव विषय वो कला संकाय से भी चयन कर सकता है, वो अपना वाणिज्य संकाय से भी कर सकता है, किसी भी संकाय से, चाहे तो विज्ञान से कर ले, वाणिज्य से कर ले या कला से कर ले। तो इसमें जो डिसिप्लिन होते थे अभी हमारे, कि ये विज्ञान संकाय हमारा डिसिप्लिन विज्ञान का है, ये हमारा वाणिज्य का है, ये हमारा कला का है, ये हमारे दूसरे संकाय के विद्यार्थी हैं, अब उनके बीच में ये विभाजक रेखा समाप्त कर दी गई है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी गणित समूह में प्रवेश लेता है और वो मेजर विषय के रूप में अपना गणित विषय का चयन करता है, माइनर विषय के रूप में वो फिजिक्स का चयन करता है, तो वो तीसरे इलेक्टिव विषय के रूप में वो संगीत का चयन कर सकता है, या किसी साहित्य, मराठी साहित्य का चयन कर सकता है, हिंदी साहित्य का चयन कर सकता है, उर्दू साहित्य का चयन कर सकता है, किसी भी एक पेपर का चयन कर सकता है। तो इसमें अब ये सीमा का बंधन नहीं रहा कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको विज्ञान के विषयों का ही चयन करना होगा, या आप कला के विद्यार्थी हैं तो आपको कला का ही चयन करना होगा। हो सकता है कोई कला का विद्यार्थी बीए में किसी ने एडमिशन लिया, तो बीए के उसने मेजर और माइनर विषय उसने बीए के ले लिए, उसने मेजर विषय उसने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, माइनर विषय उसने अर्थशास्त्र ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, तो वो अपना इलेक्टिव विषय कंप्यूटर से संबंधित या कोई विज्ञान से संबंधित किसी विषय का या वाणिज्य से संबंधित किसी भी विषय का वो अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट चुन सकता है। तो इसमें इस तरह की आजादी, इस तरह का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया है। अब इसमें एक और जो मैंने बड़ी बात आपसे कही थी कि बहु आगमन एवं निर्गमन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, इस पर मुझे लगता है कि चर्चा की होगी सर ने। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। अब विद्यार्थी कभी भी प्रवेश ले सकता है किसी भी कक्षा में, और किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के बाद वो अपने अध्ययन को अगर जारी नहीं रखना चाहता है तो बीच में छोड़ सकता है, या तो उसमें अपने अध्ययन को छोड़ सकता है या उसमें अंतराल पैदा कर सकता है, अंतराल दे सकता है। तो इसमें अब देखिए कि किस तरह से विद्यार्थी इसका प्रयोग करेंगे। इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी अपने जो उनको विकल्प दिए गए हैं उनका प्रयोग किस रूप में करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेता है, मान लीजिए कि वो प्रथम वर्ष में उसने प्रवेश लिया और वो विज्ञान समूह में आया, उसने विज्ञान की समूह में उसने मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये उसने अपने चुने विषय, 3 विषय उसने चुने। 3 विषयों को चुनने के बाद उसको लगा कि अब किसी कारण से, किन्हीं परिस्थितियों बस वो अपने अध्ययन को निरंतर नहीं रख पा रहा है। सामान्य तौर से महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ, गर्ल्स के साथ में बहुत ज्यादा होता है कि जैसे कुछ ग्रामीण परिवेश की लड़कियां हैं अथवा छोटे शहरों की बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं। हम सबको मालूम है कि हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़ियां भी हैं, जल्दी शादियां हो जाती हैं, तो वो अपने अध्ययन को निरंतर नहीं रख पाते हैं। या कोई विद्यार्थी है, कोई बॉय है, कोई लड़का ही है, वो किसी कारण से अपने पारिवारिक कारणवश या किसी कारण से अपने अध्ययन को निरंतर नहीं रख पाता है और प्रथम वर्ष के बाद में वो कॉलेज छोड़ देता है और कहीं सर्विस करने लगता है, कहीं जॉब करने लगता है, या लड़की कहीं किसी दूसरे शहर में चली जाती है विवाह के पश्चात, उसका अध्ययन अंतराल बीच में हो जाता है, उसका ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में एनईपी में एक बहुत बड़ा विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया है कि वो जितना अपनी पढ़ाई निरंतर करना चाहें उतनी निरंतर कर सकते हैं। अगर उसने 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उसको 1 वर्ष पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर ही उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रथम वर्ष में अगर उसने केवल प्रथम वर्ष किया है, अभी तक सामान्य तौर से क्या होता था
कि अगर किसी ने बीएससी में या बीए में या बीकॉम में प्रवेश लिया है, तो जब तक वो तीनों साल कंप्लीट नहीं करता था, तब तक उसको किसी भी प्रकार का कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई भी उसको देने का कोई प्रावधान नहीं था। अर्थात जब तक वो, अगर उसने 2 साल किए हैं कोर्स के, तो उसके वो 2 साल बेकार चले जाते थे, उनका कोई मतलब नहीं होता था, उनका कोई आशय नहीं होता था जब तक वो तीसरा साल कंप्लीट नहीं करता था। अगर मान लीजिए उसने 2 साल करके ही छोड़ दिया, जीवन में कभी फिर पढ़ाई नहीं की उसने, तो उसके 2 साल वो व्यर्थ चले जाते थे। यहां इस समस्या से विद्यार्थियों को, इस समस्या का समाधान उनको दिलाया गया है कि अगर वो पहले वर्ष में ही अपनी पढ़ाई, पहले वर्ष कंप्लीट करके छोड़ देता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बीए का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीटेड कहलाएगा, कि उसने बीए में या बीएससी में या बीकॉम में सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। अगर वो 2 वर्ष तक अपनी पढ़ाई निरंतर रखता है और 2 वर्ष के बाद छोड़ देता है, तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसको कहा जाए कि बीए, बीएससी या बीकॉम में डिप्लोमा कर रखा है। अगर वो 3 साल तक पढ़ाई जारी रखता है, क्योंकि अब 4 साल का कोर्स हो गया है, और अगर वो 3 साल तक पढ़ाई जारी रखता है, तो उसे तीसरे साल कंप्लीट करने के बाद, पूर्ण करने के बाद, उसे डिग्री दी जाएगी, बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री दी जाएगी। और अगर विद्यार्थी रिसर्च में या हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, वहां प्रवेश लेना चाहता है, तो वो फिर चौथा साल भी कंप्लीट करेगा, और चौथे साल के बाद उसको जो डिग्री मिलेगी उसका नाम होगा डिग्री विद रिसर्च। तो चौथे साल के बाद उसको, चौथे साल में चाहे वो कंप्लीट करे, तीसरे में करे, दूसरे में करे, पहले में करे, कहीं भी वो विद्यार्थी छोड़ के जाता है महाविद्यालय को, अपनी शिक्षा को, तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ उसके हाथ में होगा, कोई ना कोई उपलब्धि उसके हाथ में होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है इस एनईपी की, जिसे मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। इसके क्रेडिट्स दिए गए हमारे यहाँ पे, जो इसको स्वीकार किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के 40 क्रेडिट्स हैं, हर विषय के अलग अलग क्रेडिट्स निर्धारित किए गए हैं, तो कुल 40 क्रेडिट्स हैं। तो 40 क्रेडिट अगर पहले साल में पूरा कर लेता है, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, फिर अगले साल 40, फिर अगले साल 40, फिर इस तरह से निरंतर करके चारों सालों का कुल योग जो इसका होगा वो होगा 160 क्रेडिट्स का। तो 160 क्रेडिट्स विद्यार्थी को अर्जित करने होंगे, तो वो डिग्री विद रिसर्च वाला जो उसके पास जो डिग्री होगी, वो डिग्री विद रिसर्च की कहलाई जाएगी। अब ये परिणाम आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम, रिजल्ट बेस्ड का, हम सब जानते हैं कि मैंने पहले भी चर्चा की है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, आउटकम आधारित शिक्षा की बात करते हैं हम। खासतौर से हम सब लोग जानते हैं, आप लोग भी नेक का मूल्यांकन करवाते हैं, हम लोग भी करवाते हैं। तो जब भी नेक की टीम आती है, तो सबसे पहले इस बात पर जोर देती है कि आप परिणाम आधारित शिक्षा क्या है आपकी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने प्रयोग में ली है कि नहीं ली है, जब आपका अध्ययन अध्यापन चल रहा था विद्यार्थियों के लिए। तो इस शिक्षा व्यवस्था में व्यावहारिक ज्ञान को महत्व दिया गया है किताबी ज्ञान के स्थान पर, और पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यक्ति की, विद्यार्थी की सोच को, उसकी तार्किक क्षमता को, उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने की बात कही गई है। विषय के प्रति विद्यार्थी की अवधारणा को बढ़ाने की बात कही गई है, केवल स्मरण शक्ति को बढ़ाने की नहीं। अभी तक सामान्य तौर से हम क्या करते हैं, विद्यार्थी कोई भी जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको रट लेता है, उसको ज्यादा से ज्यादा वो याद कर लेता है, और जिसने जितना ज्यादा याद कर लिया, जिसने जितना ज्यादा रट लिया, वो उतने ज्यादा अंक ले आता था। इस एनईपी में स्मरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर, रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन उसके स्थान पर अवधारणात्मक चीजों को, समझने वाली चीजों को, सोचने वाली चीजों को महत्व दिया गया है। विद्यार्थी रचनात्मक जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको बाहर निकालने की बात कही गई है। और ये भी इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम करके हम अपना महाविद्यालय का शिक्षा व्यवस्था की GER को बढ़ाएं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हम बढ़ाएं, तो उसको प्राप्त करने में मदद मिलेगी इस शिक्षा व्यवस्था से, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर एक और इसमें बिंदु है, भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से युक्त समावेशी शिक्षा। तो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसको हम कैसे उसका उपयोग करके, आधुनिक तकनीक से उसको जोड़कर या आधुनिक संदर्भों से उसको जोड़कर कैसे उपयोगी बना सकते हैं,
इस पर इसमें बल देने की बात कही गई, इस पर जोर देने की बात कही गई। अर्थात हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में, हमारे अपना जो ज्ञान है, हमारा जो सदियों से चला आ रहा ज्ञान है, उसको कैसे हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, कैसे जीवन में उसको लेकर के हम बदलाव ला सकते हैं, इस पर जोर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट की एक बात की गई है इसमें कि व्यावसायिक शिक्षा, मैंने आपसे ही कहा है कि हर विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष में एक स्किल डेवलपमेंट से संबंधित पाठ्यक्रम भी पूर्ण करना जरूरी है। वो उसकी रुचि के आधार पर है, उसके चॉइस के आधार पर है कि वो किस तरह का स्किल डेवलपमेंट चाहता है। तो हर विद्यार्थी को एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट की बात हम करते हैं। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए मध्य प्रदेश में एक आधार पाठ्यक्रम तैयार कर रखा है, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, आधार पाठ्यक्रम। उसके अंतर्गत हमने क्या किया है यहाँ पे कि जैसे स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, इन तीनों वर्षों में हमने हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है ये, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी की व्यवस्था हमने कर रखी है कि हिंदी और अंग्रेजी दो पाठ्यक्रम तो रहेंगे ही रहेंगे इस एबिलिटी एनहेंसमेंट के अंतर्गत। उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन है, खेल है, शिल्प है, योग है, व्यक्तित्व विकास है, चरित्र निर्माण है, इस तरह से कंप्यूटर अवेयरनेस है, इस तरह के कोर्सेज को भी हमने इस आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। तो एक पाठ्यक्रम ये रहेगा ही रहेगा। फिर एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहेगी इसकी। इसमें मैंने पहले भी आपसे कहा था कि विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के बीच जो एक विभाजक रेखा थी, जो उनको अलग करने वाली जो रेखा थी, वो समाप्त हो गई है। अब कोई भी विद्यार्थी वाणिज्य का विषय ले सकता है, कला का विषय ले सकता है, विज्ञान का विषय ले सकता है। ये उसकी चॉइस पर, उसकी रुचि पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थी के समक्ष अब मिश्रित चयन की सुविधा दी गई है कि वो कहीं से भी कोई भी विषय चुन सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी कहीं से भी चुन ले। किसी स्ट्रीम का विद्यार्थी तो रहेगा ही, हो जैसे विज्ञान में है तो विज्ञान के विषय का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा वो चुन सकता है विषय। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपसे कि विज्ञान समूह का कोई विद्यार्थी है, तो विज्ञान समूह का विद्यार्थी है, वो गणित और उसके साथ में भौतिकी और रसायन लेता है, तो तीसरे विषय के रूप में रसायन छोड़ के कोई और विषय ले सकता है, चाहे वो कला का विषय ले ले या वाणिज्य का विषय ले ले। ठीक इसी तरह से वाणिज्य समूह का कोई विद्यार्थी है, वो उसके पहले और दूसरे जो विषय, मेजर और माइनर विषय, उसके उसी स्ट्रीम के रहेंगे, उसी संकाय के रहेंगे, लेकिन तीसरे विषय के रूप में वो किसी भी संकाय से किसी भी विषय का चयन कर सकता है। तो इसलिए इसमें अब एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि विद्यार्थी चाहे तो अपने संकाय से इतर, अपने संकाय से भिन्न किसी भी संकाय का कोई भी एक विषय ले सकता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एनसीसी को, एनएसएस को और शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अभी तक सामान्य तौर से जो हम देखते आए या जो हमारे यहाँ पे प्रचलन में था व्यवहार में, वो ये था कि एनसीसी, एनएसएस और शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, इसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में जानते थे, सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में जानते थे। लेकिन अब इसे मुख्य विषय के रूप में विद्यार्थी को अध्ययन करने की सुविधा दी गई है। यानी वो एक विषय के रूप में भी अगर वो चाहे तो एनसीसी का अध्ययन कर सकता है, एनएसएस का अध्ययन कर सकता है और शारीरिक शिक्षा का अध्ययन कर सकता है। तो ये इसमें दिए गए। उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में एक बहुत सारी लंबी सूची दे रखी है, बहुत सारे विषयों को तय करके मध्य प्रदेश में एक लंबी सूची दे रखी है, जिसमें से विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार तीसरे विकल्प के रूप में विषय का चयन कर सकते हैं। अगला है, इसमें ऑनलाइन सुविधा दी गई है, इसमें ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा दी गई है। विद्यार्थी अपने संसाधनों से किसी भी विषय का कोई भी एक पाठ्यक्रम ऑनलाइन सुविधा के आधार पर पूर्ण कर सकता है। अर्थात मान लीजिए कि विद्यार्थी ने 3 विषय लिए हैं, एक ऑप्शनल, एक मेजर लिया, माइनर लिया और ऑप्शनल, ये 3 विषय तो उसके हैं। उसके अलावा उसने एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम लिया है और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट भी करना है उसको।
तो इनमें से चाहे तो कोई भी एक पेपर ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से पूर्ण कर सकता है। और मध्य प्रदेश में ये कहा गया है कि मेजर और माइनर विषय का अध्यापन तो महाविद्यालय में ही होगा, लेकिन जो ऑप्शनल विषय है उस ऑप्शनल विषय का, यानी जो वैकल्पिक विषय है, उस वैकल्पिक विषय का अध्ययन विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। लेकिन उसके साथ में यह शर्त है कि जितना क्रेडिट उसका ऑफलाइन का जो क्रेडिट उसका बनता है, ऑनलाइन का जो पाठ्यक्रम करे वो भी उतने ही क्रेडिट्स का होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम ऑनलाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से पूर्ण करना चाहता है तो वो भी उसको सुविधा दी गई है। तो ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा विद्यार्थियों को प्रदान कर दी गई है। उसके माध्यम से विद्यार्थी चाहें तो अपने पाठ्यक्रम का कोई भी हिस्सा, कोई भी पेपर ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। अब इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। एकेडमिक स्ट्रक्चर किस किस तरह से रहेगा, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें एक होगा मुख्य विषय, मेन मेजर सब्जेक्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे मुख्य विषय हमारे यहाँ पे जो इसको अंगीकृत किया गया है वो इस रूप में किया गया है। एक होता है मेजर विषय। तो मेजर विषय विद्यार्थी जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है या जिस संकाय में जाना चाहता है उसी से लेगा। मान लीजिए कोई विज्ञान संकाय में जा रहा है तो मेजर विषय विज्ञान का ही होगा। अगर कोई कला पढ़ना चाहता है, कला संकाय में जाना चाहता है तो मेजर विषय कला संकाय का होगा। अगर कोई वाणिज्य में जाना चाहता है तो मेजर विषय वाणिज्य का होगा। तो मेजर विषय जिस संकाय में विद्यार्थी अध्ययन करना चाहता है उसी संकाय का मेजर विषय रहेगा। अपनी पसंद का कोई भी एक मेजर विषय चुन सकता है। अभी तक सामान्य तौर से जो हमारी पारंपरिक पद्धति है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जैसे कोई विद्यार्थी विज्ञान संकाय में जा रहा है तो विज्ञान संकाय के गणित समूह में गया, मैथ्स ग्रुप में जाना चाहता है, तो हम सामान्य तौर से उसके लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस या मैथ्स फिजिक्स या उसके साथ कोई दूसरा विषय हो जाता है। या कोई विज्ञान संकाय में ही बायो समूह में जाना चाहता है तो हम सामान्य तौर से केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी उसको दे देते हैं, या केमिस्ट्री जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी दे देते हैं, या केमिस्ट्री जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी दे देते हैं। इस तरह से हम ग्रुप उनका निर्धारित कर देते हैं या निर्धारित होता है उनका ग्रुप। लेकिन अब इसमें इस तरह का की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया कि अगर कोई विद्यार्थी गणित समूह में जाना चाहता है विज्ञान संकाय के तो वो मेजर विषय गणित भी ले सकता है, केमिस्ट्री भी ले सकता है और फिजिक्स भी ले सकता है, कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है। अब ये मेजर सब्जेक्ट का रोल क्या रहेगा आगे चल के, उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपसे कि क्यों ये मेजर विषय इतना महत्वपूर्ण है। ये कोई भी विषय अभी तो चुन सकता है विद्यार्थी कि उसने चाहे तो अगर गणित समूह में जा रहा है तो वो चाहे तो गणित को मेजर विषय के रूप में ले ले, चाहे वो फिजिक्स को ले ले, केमिस्ट्री को ले ले, कंप्यूटर साइंस को ले ले, जिसको जाना चाहता है, जिसको लेना चाहता है ले ले। ऐसे ही बायो समूह में अगर वो जाना चाहता है तो केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको भी उसको लेना है वो ले सकता है मेजर विषय। तो एक तो हो गया मेजर विषय। इसी तरह से कला संकाय में विद्यार्थी किसी को भी मेजर विषय ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले ले, हिंदी ले ले, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ले ले, वाणिज्य में ले सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट विद्यार्थी का जिस संकाय में वो जा रहा है उसी संकाय का होना चाहिए। यहाँ पे एक शर्त थोड़ी सी है कि जिस संकाय में प्रवेश लेना चाहता है, अर्थात अगर वो विज्ञान संकाय में ले रहा है तो विज्ञान का ही माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर वो वाणिज्य का ले रहा है तो वाणिज्य का होना चाहिए, कला का ले रहा है तो कला का होना चाहिए। जिसका उसने मेजर विषय लिया है माइनर विषय भी उसी संकाय से संबंधित होना चाहिए। मसलन अगर विद्यार्थी ने गणित समूह में मुख्य विषय या मेजर सब्जेक्ट उसने गणित लिया तो माइनर वो चाहे तो केमिस्ट्री ले ले, माइनर वो चाहे तो फिजिक्स ले ले, माइनर वो चाहे तो कंप्यूटर साइंस ले, जैसे जो उसकी इच्छा है वो ले सकता है। तो मेजर और माइनर विषय के चयन में बहुत ज्यादा दुविधा नहीं है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। इसका जो तीसरा विषय है वैकल्पिक विषय, उस पर थोड़ा सा जोर देना जरूरी है, और इसको क्योंकि इसमें समस्या बहुत ज्यादा आ रही है।
और प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं, विद्यार्थियों के लिए चयन की समस्याएं भी हैं हमारे साथ में, इसके लिए व्यावहारिक कठिनाइयां भी हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। तो इस पर थोड़ा सा मुझे बात करनी जरूरी है। ये जो वैकल्पिक विषय है, ये वैकल्पिक विषय विद्यार्थी को मेजर और माइनर के अलावा किसी भी संकाय से लेने की स्वतंत्रता है, आजादी है। जैसे अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी गणित समूह में प्रवेश ले रहा है, उसने मेजर विषय के रूप में गणित लिया, मैथ्स लिया, माइनर विषय के रूप में उसने फिजिक्स लिया, तो चाहे तो इलेक्टिव विषय के रूप में वो केमिस्ट्री ले सकता है, चाहे तो इलेक्टिव विषय के रूप में वो कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है। मतलब उसी समूह का ले ले तब तो कोई समस्या नहीं है, जैसे पहले लेते थे कि एक 3 विषयों का एक समूह होता था, उसमें वो पहले जिसको मेजर रखना चाहे, जिसको माइनर रखना चाहे, जिसको इलेक्टिव रखना चाहे, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब विद्यार्थी अपने संकाय से भिन्न, अपने संकाय से अलग किसी दूसरे संकाय से किसी विषय का चयन करता है, तब थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं, उनमें किस तरह की दिक्कत आएगी उस पर मैं आगे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अभी पहले हम विषय चयन को देख लेते हैं। तो इलेक्टिव विषय के रूप में विद्यार्थी किसी भी संकाय का, अब किसी विद्यार्थी, मान लीजिए कोई विज्ञान का विद्यार्थी है, उसको ह्यूमैनिटीज में बहुत इंटरेस्ट है, तो चाहे तो मराठी साहित्य ले सकता है, चाहे तो संगीत ले सकता है, चाहे तो वो चाहे तो पॉलिटिकल साइंस का कोई विषय ले सकता है, कोई भी विषय ले सकता है। ऐसे ही अगर कोई विद्यार्थी कला संकाय का है, लेकिन उसका टेक्निकल फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, कुछ विज्ञान से संबंधित उसको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, तो चाहे तो कंप्यूटर का कोई विषय ले ले, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ले ले, कोई भी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी विषय का चयन कर सकता है, कोई वाणिज्य का विषय का चयन कर सकता है, कोई भी विषय चयन कर सकता है। इसमें विद्यार्थी को कोई ऐसे सीमा नहीं दी गई है, वो किसी भी विषय से, किसी भी संकाय से अपने विषय का चयन कर सकता है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश में एनसीसी, एनएसएस और फिजिकल एजुकेशन, इनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि इनमें से भी वो विषयों का चयन कर सकता है इलेक्टिव विषय के रूप में, तीसरे विषय के रूप में। और इसके अलावा एक और सूची मध्य प्रदेश में बनाई गई है हायर एजुकेशन ने, उसमें एक बहुत लंबी सी सूची है, उस सूची में से भी अपना विषय का चयन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वैकल्पिक विषय। अब इसमें मैंने थोड़ा सा एकेडमिक स्ट्रक्चर वगैरह, यूजी प्रोग्राम का मैंने एकेडमिक स्ट्रक्चर के एक स्लाइड बनाई है। इसमें किस तरह से क्रेडिट्स रहेंगे, पहले साल में कितने क्रेडिट, दूसरे में, तीसरे में कितने रहेंगे, किस प्रश्न पत्र में कितने रहेंगे, किस प्रश्न पत्र में कितने रहेंगे, ये क्रेडिट्स की चर्चा हमने इसमें कर दी है। इस तरह से ये रहेगा पूरा क्रेडिट्स। तो क्रेडिट्स का बहुत डिटेल में अभी समझाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये लागू होगा तो हो सकता है किस रूप में आपके यहाँ कितने क्रेडिट्स का, किस रूप में कैसे उसको लागू किया जाए, उसके बाद में चाहिए। फिर सैद्धांतिक जो हमारी सैद्धांतिक कक्षाएं होती हैं, हमारी जो प्रायोगिक कक्षाएं होती हैं, उनको कितना वेटेज देना है इसमें क्रेडिट्स में, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे, फिर वो सब ये उसका कैलकुलेशन है। तो इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें दे रखा है कि फिर ग्रेड कौन सा मिलेगा विद्यार्थी को, क्योंकि अब अंक नहीं मिलेंगे, अब ग्रेड मिलेंगे, अब उसका जो क्रेडिट्स उसके संधारित किए जाएंगे। इस तरह से ये इसमें दिया गया है। प्रथम वर्ष में उसको कितने क्रेडिट्स का करना है, दूसरे साल में कितना, तीसरे साल में कितना, चौथे में कितना, पहला जो मेजर विषय होगा उसके कितने पेपर होंगे। तो मेजर के जो मेजर विषय होगा उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो माइनर विषय होगा, माइनर सब्जेक्ट जो होगा, 1 मिनट जरा, मेरी लैपटॉप की शायद ठीक है। इसका माइनर जो हमारे सब्जेक्ट है उसका केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, वो 6 क्रेडिट का होगा। इलेक्टिव जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, उसका भी एक ही प्रश्न पत्र होगा, वो 6 क्रेडिट का होगा। फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम हमारा होगा एक, वो 4 क्रेडिट का एक पेपर होगा, उसका 4 क्रेडिट होगा। फिर एक एबिलिटी इनहेंसमेंट जिसको हम आधार पाठ्यक्रम कह रहे हैं, वो भी 4 क्रेडिट का होगा। 4 क्रेडिट के 2 पेपर होंगे उसमें, वो 8 क्रेडिट का होगा। और एक फील्ड स्टडी जो हमको करनी है, जिसमें फील्ड प्रोजेक्ट है, उसमें आपका इंटर्नशिप है, उसमें अप्रेंटिसशिप है, उसमें
कम्युनिटी इंगेजमेंट है, तो ये 4 क्रेडिट का होगा। कुल मिलाकर के ये आपका 40 क्रेडिट का ये पाठ्यक्रम हमारा बन रहा है, 40 क्रेडिट का एक उसमें बन रहा है। अब इस तरह से ये जो, इस पर मैं थोड़ा सा बताता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, अब संक्षेप में मैं अपने बात को समाप्त करना चाहूंगा। चौथे वर्ष पे थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फोर्थ ईयर में क्या होगा। फोर्थ ईयर में देखिए आपकी फोर्थ ईयर जो होगा केवल मेजर विषय उसमें रहेगा। अब यहां समस्या ये आ रही है कि जिस विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते समय जाने अनजाने कोई मेजर विषय का चयन कर लिया है, अब उसको जब हायर एजुकेशन में जाना है, यानी पीजी पाठ्यक्रम में उसको प्रवेश लेना है, तो उसको मेजर विषय में ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना पड़ेगा। अर्थात वो मेजर विषय जो उसका होगा उसी में आगे अपना अध्ययन निरंतर कर पाएगा। तो मेजर विषय का ये चौथा जो साल है उसमें मेजर विषय के 2 पेपर 6-6 क्रेडिट के होंगे और 2 पेपर 4-4 क्रेडिट के होंगे। 20 क्रेडिट का केवल एक मेजर विषय का होगा। उसके साथ साथ उसको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित, शोध प्रविधि से संबंधित एक पेपर उसका रहेगा फोर्थ ईयर में। और उसके बाद माइनर सब्जेक्ट के रूप में उसको डिजर्टेशन लिखनी होगी, जिसको हम लघु शोध प्रबंध कहते हैं, वो उसको लिखना होगा, वो 4 क्रेडिट का है। और अपने ही विषय से संबंधित जो उसका मेजर विषय है उसी में उसको एक प्रोजेक्ट भी तैयार करना होगा, जो 6 क्रेडिट के 2 उसको लिखने होंगे, 2 प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे, वो 12 क्रेडिट के होंगे। तो इस तरह से पूरा जो फोर्थ ईयर है उसको थोड़ा सा इंटेंसिव बनाया गया है, रिसर्च ओरिएंटेड बनाया गया है, उसको इंटेंसिव बनाया गया है, और वो 40 क्रेडिट इस तरह से उसमें दिए गए हैं। तो 40 क्रेडिट वो जब फोर्थ ईयर में कंप्लीट करेगा तो उसको फिर आगे डिग्री विद रिसर्च की पात्रता होगी। अब इसमें जो मैंने संक्षेप में आपके सामने चीजें रखी हैं उनमें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ परेशानियां हैं हमारे सामने, उन पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा और फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। चैलेंजेस क्या है हमारे सामने कि विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग संकायों से विषय का चयन कर दिया जाता है। अलग अलग विषयों का चयन करने में जो कठिनाई हमारे सामने आती है वो ये आती है कि विद्यार्थी ऐसे विषय का चयन भी कर लेते हैं जिस विषय के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था महाविद्यालय में नहीं होती। अब मान लीजिए हमारा जो महाविद्यालय है वो आर्ट्स एंड साइंस है, उसमें हमारे यहाँ 2 ही स्ट्रीम चलती हैं, 2 ही संकाय चलते हैं, आर्ट्स का और साइंस का। अब मान लीजिए विद्यार्थी ने कॉमर्स का कोई, वाणिज्य का कोई पेपर चुन लिया, या उसने कोई होम साइंस चुन लिया, या उसने कोई ऐसा विषय चुन लिया, संगीत चुन लिया, जो हमारे विषय में हमारे महाविद्यालय में जिसके अध्ययन की सुविधा नहीं है। ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है विद्यार्थी को। जब विद्यार्थी महाविद्यालय में आता है तो हमारे सामने समस्या आ जाती है। हो सकता है ये समस्या महाराष्ट्र में नहीं आए। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी प्रवेश होते हैं सारे प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश होने के बाद विद्यार्थी सीधे हमारे संपर्क में नहीं आ पाता, तो हम उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं कि आप इन इन विषयों में से चयन कीजिए। वो सीधे विषय लेकर के, और जब उसका प्रवेश हो जाता है, जब उसकी फीस जमा हो जाती है, उसके बाद वो हमारे पास महाविद्यालय में आता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब हमें पता चलता है कि हम इसके सामने ये समस्या है। अब कैसे होगा? विद्यार्थी बोलता है कि हमको तो आप अध्ययन कराना है, हमको क्या मालूम कि यहाँ ये क्लास चलती है कि नहीं चलती है। हम अगर उसको बोल दें कि आप ऑनलाइन कीजिए, वो बोलेगा ऑनलाइन की मेरे पास सुविधा नहीं है, मुझे तो महाविद्यालय में ही पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या हमारे सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण जो हमारे सामने समस्या है। इसमें हमने इसका समाधान ये निकाला है कि हमने हायर एजुकेशन में अपने डिपार्टमेंट्स को और राज्य सरकार को ये निवेदन किया था कि जब सारे प्रवेश समाप्त हो जाएं तो उसके बाद कुछ अंतराल के लिए, कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फिर से पोर्टल को खोला जाए, तो विद्यार्थी जो अपना वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उनकी काउंसलिंग करके हम उनके विषयों में परिवर्तन करा सकते हैं कि भाई हमारे पास ये सुविधा है, अगर आप चाहो तो इस सुविधा के अंतर्गत अपने विषयों का तीसरे वाला विषय का चयन कर लीजिए।
और अगर इस विषय में से नहीं करना चाहते हैं आप चयन, तो फिर आप अपने सोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से इतने क्रेडिट वाला आप पाठ्यक्रम पूर्ण कर लीजिए। तो विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा ये सुविधा हो जाती है कि फिर वो समझ जाता है कि अगर वो अपने अध्ययन से कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो उस विषय को परिवर्तित कर देता है। तो ये एक कठिनाई हमारे सामने आ रही है। दूसरी, समय सारणी निर्माण की टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। अब अभी तक ये होता था कि अगर कोई विज्ञान समूह का समय सारणी बन रही, टाइम टेबल बन रहा है, तो हमको मालूम है कि अगर मैथ्स और फिजिक्स वाले बच्चे किसी समय प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बायो वाले बच्चे उस समय फ्री रहेंगे, तो उनकी सैद्धांतिक क्लास चला सकते हो आप, या दूसरी जगह वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक जगह ये वाले ग्रुप प्रैक्टिकल कर रहा है, दूसरी जगह बायो वाले ग्रुप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये रहेगी कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके दूसरे विषय होंगे, तो उनको अगर आप प्रैक्टिकल कराते हो तो फिर उनके प्रैक्टिकल छूट जाएंगे जिन्होंने दूसरा विषय का चयन किया है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने समय सारणी को बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक भी कक्षाएं चलाएं तो वो दिक्कत आती है, हमारे सामने नहीं बन पाती, समय सारणी बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तीसरा समस्या हमारे सामने ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में इस तरह की समस्याएं ना हो, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्वाध्यायी विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या है। प्राइवेट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रवेश लेते हैं, खास तौर से परीक्षाएं देते हैं, खास तौर से जो आर्ट्स समूह में, कला समूह में। विज्ञान में तो कम होते हैं, वाणिज्य में भी कम होते हैं कम होते हैं, लेकिन आर्ट्स में हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे स्वाध्यायी समूह के होते हैं। अब हमारे यहाँ ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो प्रक्रिया एनईपी के तहत रेगुलर विद्यार्थी के लिए रहेगी, वही प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं वही प्राइवेट विद्यार्थी को भी, स्वाध्यायी विद्यार्थी को भी करनी होगी। अर्थात सीसी प्राइवेट विद्यार्थियों को भी देना होगा, स्वाध्यायी को, उसको प्रोजेक्ट भी करना होगा, उसको इंटर्नशिप भी करनी होगी, सारी चीजें उसको करनी होंगी जो एक रेगुलर विद्यार्थी करता है। ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट विद्यार्थी होता है वो तो इस मानसिकता का होता है कि मैंने केवल अपने परीक्षा का आवेदन भरना है, परीक्षा फॉर्म भरना है और सीधे परीक्षा के लिए जाना है, उसको बाकी दूसरी चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी, प्राइवेट वाले विद्यार्थी हमारे पास आते हैं और वो, उनका ना इंटर्नशिप होता है, ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाते हैं, ना सीसी दे पाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है कि उनसे कैसे करवाएंगे। अच्छा, एक दिन का काम तो होता नहीं कि हमने एक दिन बिठा के बच्चों को, उनको प्रोजेक्ट करवा लिया, उनका सीसी करवा लिया, उनको उनका वोकेशनल कोर्सेज के प्रैक्टिकल करवा लिए, उसमें समय लगता है। तो विद्यार्थियों का, प्राइवेट विद्यार्थियों का महाविद्यालय में टर्नअप होना एक बड़ी कठिनाई हमारे लिए आ रही है इस संदर्भ में। दूसरा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि विद्यार्थी, क्योंकि जब यूजी में प्रवेश लेता है तो वो उतना उसकी समझ विकसित नहीं होती है, या उसको अपनी रुचि का पता नहीं होता है कि मैं आगे चलकर मेरी रुचि किस में जागृत होगी। अभी तक क्या होता था, जब हम किसी विज्ञान समूह के जैसे बच्चे को बोलते थे तो 3 विषय कोई भी ले लेता था, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मान लीजिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इन तीनों में से वो जिसमें चाहे आगे जाकर अपना पीजी प्रवेश ले सकता था, किसी भी केमिस्ट्री में पीजी कर सकता था, मैथ्स में कर सकता था, या फिजिक्स में कर सकता था। अब उसके सामने ये समस्या है कि उसने जो मेजर विषय लिया है उसी में पीजी करेगा, और अगर माइनर और इलेक्टिव में आपको पीजी करना है तो उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था फिर से अलग से दे रखी है। तो जब वो प्रवेश लेने के लिए आएगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं, इसमें तो ये प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर उसने इलेक्टिव और ऑप्शनल में और उसने माइनर में अगर उसको पीजी में एडमिशन लेना है, तो फिर उसको लगता है कि ये मुझे तो मालूम ही नहीं था पहले से, मैंने तो किया ही नहीं है। तो ये समस्या भी एक सामने आने वाली है। हालांकि अभी हमारे पीजी के पाठ्यक्रम में इस एनईपी के तहत प्रवेश नहीं हुए हैं, लेकिन ये समस्या निश्चित रूप से आने वाली है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब अपने समूह का चयन करते हैं प्रवेश के लिए यूजी में, तो उनको उतनी ज्यादा फिर उस समय अवेयरनेस नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, और वो उस समय रैंडम बेसिस पे कर लेते हैं। अच्छा चलो, हमने ये माइनर मेजर ले लिया, ये माइनर ले लिया, इलेक्टिव ले लिया। अब जब उनको हम बोलेंगे कि नहीं, मेजर वाले में अगर आपको प्रवेश मिलेगा पीजी में, तो उनको दिक्कत आने वाली है। उसके अलावा ये क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम भी अभी पूरी तरह से उस तरह से क्रियाशील नहीं हो पाया है, और इसकी एक पूरी
जो प्रामाणिक संरचना है वो तैयार नहीं हो पाई है। तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो एनईपी लागू हो रही है इसमें ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट का विद्यार्थी, किसी भी संस्था का विद्यार्थी, किसी भी जगह का विद्यार्थी कहीं भी जा करके किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। तो उसके जो क्रेडिट्स हैं वो वहीं ट्रांसफर हो जाएंगे जहां वो प्रवेश लेता है। तो इसकी अभी कोई एक बहुत अच्छी जो संरचना है वो भी सामने नहीं आई है। हो सकता है इसमें काम चल रहा हो, तो इसमें भी एक दिक्कत आने वाली है। ऑनलाइन लर्निंग की मैंने जो बात कही थी उसमें भी बहुत ज्यादा अभी हमारे पास विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा विकल्प तैयार नहीं है। वो जो भी विकल्प उनके सामने अभी बहुत सीमित विकल्प हैं। अगर हम उनको बोलते हैं कि इस विषय पे आप बाहर से कर लो, ऑनलाइन लर्निंग कर लीजिए आप अपनी तैयारी, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, इसमें तो कोई ऑनलाइन सोर्स अपन हमारे सामने है ही नहीं, कोई ऑनलाइन पाठ्यक्रम है ही नहीं, और इतना क्रेडिट का तो है ही नहीं जितना क्रेडिट आप बोल रहे हैं। उससे कम का मिल रहा है उनको, या उससे ज्यादा का मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की भी दिक्कतें अभी आ रही हैं। इसमें थोड़े सीमित विकल्प हैं, इनमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत संक्षेप में बहुत जो मुख्य मुख्य चीजें हैं और कुछ समस्याएं, कुछ कठिनाइयां हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन पर मैंने चर्चा की है। तो मैं समझता हूं कि मैंने काफी कुछ आपके सामने स्पष्ट करने की चीजें कोशिश की होंगी। फिर भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो जरूर आप शेयर कीजिए। और के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद शर्मा सर। आप लोगों में से जिसको भी सर से कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, आप पूछें। सबको आवाज नहीं जाएगी कैसे करें? सर आवाज, शर्मा सर आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही, बिल्कुल आ रही। जी आ रही आवाज। म्यूट दिखा रहा है शर्मा सर, म्यूट है ना मैडम? हेलो हेलो। जी जी शर्मा सर, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए। जी जी हेलो जी। हाँ, यहाँ से तो unmute सर। हेलो जी हाँ, नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा था हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू अग्रवाल कॉलेज ऑल्सो। सर फिर यहाँ सिलेबस अलग अलग सेट करना पड़ता है? मेजर, माइनर, इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर लिया, केमिस्ट्री है समझो। हाँ, इसमें भी मैं थोड़ा सा बिल्कुल सही, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। इसमें वो थोड़ा सा रह गई मेरे से बात करनी। इसमें जो हमारे यहाँ पे इसमें भी समस्या है, वो जो आपने उठाया ना, ये इसको मैं समस्या के रूप में उठाना चाह रहा था। हाँ कि हाँ इसमें मेजर का तो सही है, मेजर का जो सब सिलेबस तय होता है वो तो ठीक है। हाँ लेकिन हाँ माइनर के लिए और इलेक्टिव के लिए हमारे यहाँ पे जो ये कर रखा है इन्होंने, कि जो मेजर विषय हैं उनका जो सेकंड पेपर होगा वो हाँ इलेक्टिव और माइनर के रूप में आपको विद्यार्थियों को चूज करना पड़ेगा। लेकिन कायदे से होता ये है कि जैसे हम मेजर विषय का पाठ्यक्रम तय करते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें फर्स्ट पेपर में डालते हैं और कुछ चीजें सेकंड पेपर में डालते हैं। लेकिन माइनर और